अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के आपके सवालों के जवाब दूंगा ताकि हम सब के नॉलेज में हम सब के इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है राफिया अतीक और वो लिखती है कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नर्सिंग प्राइवेट डिप्लोमा है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ? इनके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है पाकिस्तान का और ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं कनाडा में जॉब अप्लाई कर सकती हूँ। नर्सिंग की जॉब कनाडा में रेगुलेटेड जॉब है। इसका मतलब यह है कि कनाडा में एज अ नर्स आपको काम करने के लिए आपके पास कनाडा का ही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पर नर्सिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, डिप्लोमा होल्डर्स की शॉर्टेज है, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अलाउ किया है कि आप बाहर के जो सर्टिफिकेट होल्डर डिप्लोमा होल्डर नर्सेज है उनका हायर कर सकते हो और यहाँ आने के बाद अब उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो यहाँ का लाइसेंस यहाँ का डिप्लोमा कर ले। तो इन एरियाज के नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप इन एरियाज में जॉब सर्च करें ऑनलाइन और फिर इनमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है जो नर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको आप अप्रोच करें, उनके पास अप्लाई करें तो आपको वहाँ से जॉब मिल सकती है। ये एरियाज हैं यूकोन, नूनावुट और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। इसके अलावा बाहर का जो नर्सिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, ऐसे लोगों को यहाँ कुछ और ऐसे रोल हैं जो अनरजिस्टर्ड अनलाइसेंस्ड रोल है, नॉन रेगुलेटेड रोल है। उन रोल्स के लिए जब किसी को हायर किया जाता है तो बाहर की नर्सेज को, डिप्लोमा होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है। तो आप इन जॉब्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके इन जॉब्स पर हायर होने के चांसेस बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा होंगे और जब आप इन जॉब्स पर यहाँ आ जाओगे तो आने के बाद आप फिर यहाँ की नर्सिंग स्टडी करके अपनी नर्सिंग वाली फील्ड में चले जाना। तो ये फील्ड है पर्सनल सपोर्ट वर्कर जिसे कहते हैं PSW, दूसरा है कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट्स जिसे कहते हैं CCA और तीसरा है नर्सिंग असिस्टेंट। तो आप इन जॉब्स को अगर टारगेट करोगे तो ये अनलाइसेंस्ड नॉन रेगुलेटेड जॉब्स है, लेकिन आपके प्रीवियस नर्सिंग एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट डिप्लोमा की वजह से आपको इन जॉब्स के लिए कंसीडर किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा और यहाँ आने के बाद फिर आप नर्सिंग की प्रॉपर पढ़ाई करके अपने फील्ड में मूव कर जाना। मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि कनाडा को नर्सिंग की और मेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है मोहम्मद मुबशिर और वो लिखते हैं कि हाउ टू गेट सिन नंबर। ये पूछ रहे हैं कि सिन नंबर कैसे मिलेगा। आप में से जिन लोगों को इसका नहीं पता तो मैं बता दूं, सिन का मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। और जैसे कोई शख्स कनाडा आता है किसी भी वीजे पर, बस वो विजिट वीजा ना हो, इसके अलावा जब वो किसी भी वीजे पर यहाँ आता है, चाहे वो स्टूडेंट है, वर्कर है, रेजिडेंट है, इमिग्रेंट है, जो भी है, तो उसको एक नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर। उस नंबर को कहते हैं सिन नंबर, SIN, सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये नंबर उस आदमी के रिकॉर्ड के साथ अटैच होता है और वो शख्स जहाँ कहीं भी काम करेगा, कोई स्टडी का एडमिशन लेगा, बैंक अकाउंट खुलवाएगा, कुछ भी करेगा, कोई गाड़ी लेगा, कुछ भी करेगा, हर जगह ये सिन नंबर यूज होगा। इस तरह गवर्नमेंट ट्रैक करती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कि आदमी क्या पढ़ रहा है, क्या काम कर रहा है, कितना कमा रहा है, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो ये नंबर आप बाहर रहकर नहीं ले सकते, ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो यहाँ आ जाते हैं। इनफैक्ट यह आने के फौरन बाद जो सबसे पहले काम करने होते हैं ना, पहले 2-3 दिनों में, उनमें से एक काम यही है कि आपने सिन नंबर लेना होता है। और इसको लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप सर्विस कनाडा के ऑफिस जाओगे और वो खड़े खड़े आपकी एप्लीकेशन लेकर आपको सिन नंबर दे देंगे, उसी वक्त प्रिंट निकाल के दे देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है वकार अहमद और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर दिस लीजेंड वीडियो। इनका मैसेज थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ के आपको डायरेक्टली इसका जवाब बताता हूँ। इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि Tier 1 और Tier 2 जॉब में क्या फ़र्क है, और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि किस टियर की जॉब हो तो हम फैमिली को यहाँ ला सकते हैं। तो मैं आपको पहले Tier 1 और Tier 2 का फ़र्क बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स मान ले कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसे कनाडा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब मिलती है तो उसकी जॉब होगी Tier 1 जॉब। लेकिन अगर कोई शख्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है पाकिस्तान में लेकिन उसे कनाडा में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की जॉब मिलती है तो वो होगी Tier 2 जॉब। तो इंजीनियर की जॉब वाइट कलर जॉब है और टेक्नीशियन की जॉब ब्लू कलर जॉब है। इंजीनियर की जॉब Tier 1 है और टेक्नीशियन की जॉब Tier 2 है। तो अगर आपको कनाडा अप्लाई करना है और आपको अपनी टियर की जॉब नहीं मिल रही, आप हाईली क्वालिफाइड या हाईली एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप अपनी लाइन की ब्लू कलर में आ जाओ। ये एक बेटर ऑप्शन होती है और आपको कंसीडर भी किया जाता है, प्रेफर भी किया जाता है, क्योंकि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एजुकेशन वगैरह होती है। तो इस तरह से अगर आपको अपनी टियर में ना मिले जॉब तो आप अपनी ही टियर के लोअर वर्जन में आ जाओ, ब्लू कलर में आ जाओ। ये एक अच्छी ऑप्शन होती है। और जब आपने दूसरा पूछा फैमिली के बारे में, तो फैमिली को या साथ लाने के लिए आपके पास एटलीस्ट Tier 3 की जॉब होनी चाहिए। Tier 0, 1, 2, 3 इनमें से अगर कोई भी आपके पास जॉब होगी, चाहे वो ब्लू कलर जॉब हो, नो प्रॉब्लम, आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हो। और अगर आपके पास Tier 4 या Tier 5 की जॉब है तब भी आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हो, लेकिन तब आपकी फैमिली एज ए विजिट वीजे पे आएगी यहाँ पर और हर 6 महीने बाद
उनको इन आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अप टू टीयर 3 फैमिली को साथ लेकर आते हो तो वो डायरेक्ट ओपन वर्क परमिट पर आएंगे और उनको कोई इन आउट नहीं करना पड़ेगा। ये एक फ़र्क होता है। अदरवाइज़ आप किसी भी जॉब पर आओ, आप फैमिली को साथ ला सकते हो, चाहे आप ओपन वर्क परमिट पर ले आओ, चाहे आप विजिट वीज़े पर ले आओ। आपकी फैमिली आपके साथ ही रहेगी, मुसलसल यहीं पर ही रहेगी। और जैसे आपका स्टेटस बदलेगा, रेजिडेंसी आएगी, तो उनका भी स्टेटस बदल जाएगा, फिर सब सेट हो जाएगा। कनाडा आपको यहाँ आने के बाद सेटल होने के बहुत मौके देता है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है अली हसन और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फात भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ईडन फूड सरदार जगमोहन है, कोई इनकी वेबसाइट है, फ्री वीज़ा जॉब टिकट एकोमोडेशन का कहते हैं। सर आप बता सकते हैं इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये रियल हैं? बिकॉज इनका व्हाट्सएप है, उस पर रिप्लाई आया कि CNIC पासपोर्ट लाइसेंस की पिक सेंड करनी होती है, तो क्या सेंड करनी चाहिए? प्लीज़ फात भाई क्वेश्चन का आंसर लाजमी दीजिएगा, बेशक कमेंट में इनका नेम ना लें आप, जज़ाकल्लाह सर। मैंने तो नाम ले लिया इनका, खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये जो 3-4 सवाल है ना, इनकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई शख्स ये लिख रहा है कि मैं आपको वीज़ा दूंगा, जॉब दूंगा, टिकट दूंगा, एकोमोडेशन दूंगा, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि कंपनी ये सब दे सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी को दे। ये डिपेंड करता है कि कंपनी को किसी बंदे की कितना ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है। अगर कंपनी के पास कोई ऑर्डर आया हुआ है, काम करने के लिए लोग नहीं है, तो कंपनी आपका महीने में वीज़ा भी निकालेगी और आपको ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर कंपनी इसलिए हायर कर रही है कि अगले सीज़न में उसको बंदा चाहिए, तो वो कहेगी ठीक है फिर आते रहो स्लो स्लो, 6 महीने में वीज़ा आएगा और फिर आ जाना स्लो स्लो अगले सीज़न तक। तब वो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी ना देगी कि मैं टिकट भी दे दूँ और सारा कुछ, ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर कोई कंपनी सबको दे रही है ना, तो ये डाउटफुल है। अगर वो किसी किसी को दे रही है तो ये सही हो सकता है। और जो व्हाट्सएप वाली बात है, नॉर्मली कंपनीज व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती इंटरव्यू के लिए, वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या इसी तरह का वीडियो कॉलिंग वाली कोई चीज़ यूज़ करेंगे, जूम वगैरह, ताकि अगर कल को गवर्नमेंट उनसे मांगे इंटरव्यू के हमें दिखाओ आपने कोई मिली भगत तो नहीं की, जॉब बेची तो नहीं है, तो उनके पास प्रूफ होगा। व्हाट्सएप वाली चीज़ उसमें नहीं आती, क्योंकि व्हाट्सएप एक पर्सनल यूज़ में आ जाता है ना। जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो और चीज़ है। मैं इस इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह वाली चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने भी पड़े तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने का तरीका बताया है। आप उस तरीके से डॉक्यूमेंट सिक्योर कर लो, फिर भले ही भेज दो, कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अगर फ्रॉड वाली बात है तो मैंने फ्रॉड पर एक अच्छी वीडियो बनाई है आप लोगों का जहन खोलने के लिए, वो आप देख लेना वीडियो। उसमें मैंने यही बताया है कि अगर कोई फ्रॉड कर भी रहा है तो उसे करने दो, आखिर तक बातों को ले जाओ। जब वो पैसे मांगे ना, तब आपको श्योर होगा कि वो फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा। तब तक आप चीज़ों को ले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्रॉड ना ही कर रहा हो। तो आप वो वीडियो भी देख लेना, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कोई भी शख्स का फ्रॉड तब पता चलता है जब वो पैसे मांगे। अगर वो पैसे नहीं मांग रहा तब तक कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है, मुझे भी ऐसे इंटरव्यूज़ मिले थे जिन जॉब्स पर मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन बाद में पता चला कि किसी दूसरी कंपनी ने ही एक प्राइवेट HR को कहा था कि आप इनिशियल इंटरव्यू, इनिशियल स्क्रीनिंग करो, फिर सेकंड स्टेप पर हमारे पास भेजना। तो जब मैं सेकंड स्टेप पर उनके पास गया तब मुझे पता चला कि यहाँ तो मैंने अप्लाई किया था, लेकिन इन्होंने एक थर्ड HR वालों को हायर करके मेरी CV इधर भेज दी थी कि पहला इंटरव्यू आप करो। जो उनके पास 1000, 10,000, 20,000 CV आई हुई थी ना, उसमें से जो 5-10 निकालने वो आप निकालो, फिर सेकंड फेज पर हमें दो, ताकि हमारा काम ज़रा ईजी हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल होता है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि अगर आपको लग भी रहा है कोई फ्रॉड कर रहा है तो करने दो, चलने दो लास्ट तक। जब तक वो पैसे नहीं मांगता तब तक सब सही है। तो ये जिनका आपने ये जिक्र किया ईडन फूड वगैरह, आप करो इनके साथ। जब तक वो पैसे नहीं मांग लेते तब तक सब सही है। और अगर वाकई उन्होंने वीज़ा निकाल दिया तो सही है ना, फिर तो सब लीगल ही है, करेक्ट ही है। फिर भले ही वो ये एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड ना भी करें, कोई नहीं, यहाँ पर सब हो जाता है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका आइडिया है नोप स्ट्रीक, ये मुझसे ठीक से पढ़ा नहीं गया। और वो लिखते हैं कि सर कनाडा में गैप कितना एक्सेप्टेड है, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप हो तो प्लीज़ रिप्लाई। जो एजुकेशन के लिए ये शायद पूछ रहे हैं कि जो एजुकेशन के लिए यहाँ आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो अक्सर लोग प्रोफेशनल हो चुके होते हैं, 30+ हो चुके होते हैं। तो फिर जब वो यहाँ आने की कोशिश करते हैं और जॉब वाला सीन नहीं बन रहा होता, तो वो स्टूडेंट आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निकलना था पाकिस्तान से। तो फिर कनाडा में जब आप स्टूडेंट अप्लाई करते हो तो कनाडा गैप देखता है कि आपका एजुकेशन का गैप कितना है। अप टू 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेड है कनाडा की नज़र में। लेकिन कनाडा में स्टूडेंट की सीट्स लिमिटेड है और अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा। तो फिर ज़रा
टफ कंपटीशन हो जाता है तो कनाडा उन लोगों को प्रेफर करेगा जिनका गैप कम होगा। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, ये एक जैकपॉट सोल्यूशन है कि अगर आप कनाडा आना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट और आपकी एजुकेशन में बहुत गैप है, 5 साल 10 साल बड़ा गैप है, तो पहले आप पाकिस्तान में ही किसी कोर्स में सर्टिफिकेट डिप्लोमे में आप एडमिशन करा लो, भले प्राइवेट वाला हो, भले कोई दे दिला के करने वाला हो, जैसे भी हो। तो जैसे आप उसको पास करोगे तो अब आपका गैप हो गया 0, फिर आप कनाडा का स्टूडेंट अप्लाई करोगे तो आपका लग जाएगा वीज़ा। ये एक मैंने आपको एजेंट वाली ट्रिक बता दी है, एजेंट्स ऐसे करते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपका वो जो एजुकेशन वगैरह मैंने जो आपको कहा ना खुद से कर लेना, उसका वो नकली बना के कर देते हैं। तो जो जिसका चलना होता है चल जाता है, जिसका नहीं चलता उस पर 5 साल का बैन आ जाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो नकली था। इसलिए आप नकली वाले की बजाय असली वाला कर लो, फिर आप यहाँ एज ए स्टूडेंट आ जाओ। ये बेहतरीन तरीका है, इस तरह से आ जाता है बंदा, क्योंकि गैप 0 हो जाता है। तो आप उस लिस्ट में आ जाओगे जो नो गैप वाली लिस्ट होती है। अदरवाइज आप ये सब नहीं करना है और सिर्फ आप ये जानना चाहते हो कि गैप कितना एक्सेप्टेबल है, तो वो है 2 साल से 5 साल मैक्सिमम। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या, इनका नाम है अकरम खान सोलंकी और वो लिखते हैं कि मक्केन फूड कंपनी एजुकेशन का ECA कनाडा पहुंच के होगा या जॉब मिलने से पहले करवा के देना होगा मक्केन या दूसरी कंपनी को। ये जो ECA है ना, इसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। ECA आपको चाहिए होता है जब आप कनाडा की रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, ताकि यहाँ के आप नेशनल बन जाओ। जॉब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वर्क पर यहाँ आने के लिए आपको ECA की ज़रूरत नहीं है। या आने के बाद जब आप सोचोगे ना कि यार कनाडा निकल आया हूँ, तो अब रहते हैं यहीं पर, इसको अपना घर बनाते हैं, तो फिर आप जब रेजिडेंसी अप्लाई करोगे फिर आपको ECA चाहिए होगा। हाँ, ये है कि कुछ लोग पहले करा लेते हैं आने से पहले, कुछ आने के बाद कराते हैं, लेकिन जब आप इसको करा लोगे तो ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपका ऐसा इरादा है कि यार मैंने हर हाल में 5 साल में जाना ही है कनाडा, तो आप अभी से करा लो, नो प्रॉब्लम। एक अच्छी चीज़ है, हुई पड़ी होगी, क्योंकि बाद में तो करानी ही है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है अब्द अली ख़ान। हम सॉरी अगर मैंने ये नाम सही से नहीं पढ़ा। और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरे 2 सवाल है। मैंने इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का 6 मंथ CBT कोर्स किया है टेक्निकल कॉलेज से। सर, मैं अपनी CV में इन तीनों का हवाला दूं? दूसरा सवाल ये है कि मुझे वर्क परमिट मिले और मैं कनाडा अकेले आऊं, तो बाद में फैमिली को कैसे कनाडा मूव करूं? आपके दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं कि अगर आप एक ही CV में सारा कुछ लिख दोगे, तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जिनका जो बिज़नेस है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उनको मल्टीपल टैलेंट वाले लोग चाहिए होते हैं, तो ऐसी कंपनी में आपके हायर होने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन एम्प्लॉयर ये प्रेफर करता है कि उसे हर काम का स्पेशलिस्ट बंदा मिले। आपने जैसे ये 3 काम लिखे हैं ना, अगर आप इनकी 3 अलग अलग CV बनाओगे और अलग अलग जॉब पर अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। हम लोग जब फॉर एग्जांपल बच्चा बीमार हो जाए तो उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते हैं, नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते हैं। हमें तसल्ली होती है कि वो स्पेशलिस्ट है। आँख का कोई मसला हो जाए तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हमें तसल्ली होती है। हम जनरल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाते। इंसानी फितरत है, उसे स्पेशलिस्ट अच्छे लगते हैं, तसल्ली होती है उस पर। इसी तरह जब आपको कोई कंपनी हायर करती है तो उसे स्पेशलिस्ट चाहिए, एक ही काम वाला चाहिए कि उसने पहले यही काम किया है, यहाँ पर भी आकर यही काम करेगा, फोकस रहेगा उसका। तो अगर आप हर प्रोफेशन की एक एक CV बनाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, हायर होने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कंपनी है जिसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे काम करती है, बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी है, तो उसमें अगर आप सारे लिख कर अप्लाई कर दोगे तो आपके हायर होने के चांस होंगे, क्योंकि उनको ये सब काम के लोग चाहिए। तो वो कभी कभी आपको एक काम करा लेंगे, कभी दूसरा करा लेंगे, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे, ड्यूटीज़ चेंज कर देंगे, तो उनको एक फ्लेक्सिबल बंदा, ऑलराउंडर बंदा मिल जाएगा। और ऑलराउंडर से याद आया, क्रिकेट में भी आपको पता होगा कि या तो बैट्समैन मशहूर होते हैं या बॉलर मशहूर होते हैं, ऑलराउंडर नहीं इतने मशहूर होते। तो जॉब लाइफ भी ऐसे ही है, ऑलराउंडर वाला सीन थोड़ा कम चलता है। आपको कोई ना कोई एक ही काम किसी भी बनानी चाहिए, उससे हायर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जब आपका फैमिली वाला सवाल है, तो जी हाँ, यहाँ आने के बाद आप फैमिली को बुला सकते हो, आराम से बुला सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है, इनका नाम है वकार अहमद और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाइस वीडियो सर, थैंक्स सर, प्लीज़ सर वन वीडियो ऑन एनी एंट्री प्रोग्राम। इनका एक बड़ा सा मैसेज है, मैं ये पूरा पढ़ के फिर आपको इसका रिप्लाई देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैं और मेरी वाइफ कनाडा आना चाहते हैं और कोई ऐसा प्रोग्राम बताए जिसमें PR आसानी से मिल जाए। वैसे इस मैसेज के मुताबिक और आपकी डिटेल के मुताबिक मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। आप इस मशवरे पर काम करके देखना, अगर आपको ये होता नज़र आए तो आप इसी को ही प्रोसीड कर लेना, अदरवाइज़ आप मुझे बताना, फिर आपके लिए कुछ और आइडिया निकालेंगे। तो वो मशवरा ये है कि आप अपनी वाइफ को यहाँ पर
एज अ स्टूडेंट बनाकर भेजिए और ख़ुद उनके साथ आइए एज अ डिपेंडेंट, और आपको मिलेगा ओपन वर्क परमिट। क्योंकि जो आप लोगों की एजुकेशन है ना, आप दोनों हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपकी वाइफ को यहाँ पर अच्छे कोर्स में, अच्छी डिग्री में एडमिशन मिल जाएगा और आपको साथ ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। तो आप दोनों यहाँ पर आओगे, आपकी वाइफ स्टडी करेंगी 2 साल के लिए और आप 2 साल जॉब करते रहना। लेकिन 1 साल जॉब करने के बाद आप रेजिडेंसी अप्लाई कर देना और आपके 2 साल पूरे होने से पहले, आपकी वाइफ के 2 साल पूरे होने से पहले आप दोनों यहाँ के रेजिडेंट बन जाओगे। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा पाथ है। इसमें बस एक हर्डल ये है कि यहाँ की एजुकेशन क्योंकि बहुत महंगी होती है, तो आप देख लेना कि एजुकेशन का जो खर्चा वगैरह है उसका हिसाब आप बिठा सकते हो या नहीं। वैसे ही आने के बाद आप जॉब तो कर ही रहे होगे, तो उससे आप स्टडी की कॉस्ट उठा लोगे और आपकी वाइफ भी पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं, वो भी स्टडी की कॉस्ट में आपकी हेल्प कर देंगी। लेकिन शुरू के जो 6 महीने की कॉस्ट होती है वो आपको जेब से लगानी पड़ेगी। तो आप रिसर्च करो इसके ऊपर, गूगल पे, AI पे, इन चीज़ों पर रिसर्च करो, इस बात को आप पूरा स्टडी करो A to Z। मुझे लगता है कि ये आपको एक यहाँ लाने का ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपने रिसर्च की और आपको नहीं मिली चीज़ें, या आपको लगा कि नहीं प्रैक्टिकली ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप बताना, फिर कुछ और, फिर जो आइडिया होगा वो देखेंगे। तो देख नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है अकरम खान सोलंकी और वो लिखते हैं कि ECA कब होगा एजुकेशन का, कनाडा आने से पहले या कंपनी जैसे मकेन फूड है वो खुद ECA करवाएगी जॉब मिलने के बाद। इनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रिप्लाई किया है। एक्चुअली मेरे पास कमेंट्स की कोई तरतीब नहीं होती, वो जैसे आते रहते हैं मैं फिर रिप्लाई करता रहता हूँ। तो ये वही सेम है, मैं जवाब इसका दे चुका हूँ ऑलरेडी कि ECA ऑप्शनल है, आप आने से पहले कर लो, आने के बाद करो, जॉब के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेजिडेंस अप्लाई करते वक्त आपको इससे चाहिए होता है और मकेन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपसे कभी नहीं कहेंगे इसे करो ना करो, उनका जॉब से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता और वो आपसे कराएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका तो है नहीं कुछ, आपकी अपनी मर्जी है। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आने के बाद वो रेजिडेंसी नहीं लेना चाहते, उनको नहीं आता मज़ा, सर्दी बहुत है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, जो भी है फॉर एनी रीज़न, तो वो इसे कभी नहीं करेंगे। वो आएंगे, काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से इससे अपनी मर्ज़ी होती है। अगर यहाँ पक्का होना है, रहना है, तो फिर इसे कराना पड़ेगा और आप खुद कराओगे और उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अपनी डिग्री भेजो, फीस जमा कराओ, वो इसे होके आ जाएगा। आपको कुछ पढ़ना, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना, जो एजुकेशन है, उसी डिग्री को भेजकर बस इसे कराना है और कुछ भी नहीं। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, वेल विशेस दी हैं। आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों के कमेंट्स में शामिल नहीं कर सका उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखने के लिए काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।